मेरा पहले चल रहा था एल्काइन, तो आज मेरा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ख़त्म हो गया। जो है पहले मेरा हाइड्रोकार्बन चल रहा था 13वें यूनिट में, तो 13वें यूनिट को दो भागों में बांटा गया था। 13A जिसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाया गया। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन पढ़ाया गया। फिर असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन पढ़ाया गया। अब आज हमारा 13B हम ले रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसा कि हमारे पास 13वें यूनिट का बी पार्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जैसे मैंने आपको पहले भी परिचय बता चुके हैं, लेकिन फिर से सुन लीजिए परिचय हमारा। इंट्रोडक्शन क्या है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो शब्द है, एरोमेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केकुले ने, एरोमेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केकुले ने विशिष्ट सुगंध युक्त यौगिकों के लिए किया था। अब इस शब्द का केवल ऐतिहासिक महत्व है। अब इस शब्द का केवल ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि बहुत से एरोमेटिक यौगिक सुगंध रहित भी प्राप्त हुए हैं, परंतु प्रचलन में आ जाने के कारण हम आज भी शब्द एरोमेटिक यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो हमारे एरोमेटिक यौगिक का इंट्रोडक्शन क्या है कि एरोमेटिक जो शब्द है, उस एरोमेटिक शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम केकुले ने किया था। एरोमेटिक शब्द का अर्थ है विशिष्ट सुगंध वाला, विशिष्ट सुगंध युक्त यौगिक। तो एरोमेटिक के लिए क्या है, विशिष्ट सुगंध। तो एरोमेटिक यौगिक जो होते थे वो विशिष्ट सुगंध के होते थे, इसलिए केकुले नामक वैज्ञानिक ने एरोमेटिक यौगिकों के लिए जो सुगंध युक्त यौगिक थे, कार्बनिक यौगिक, उसके लिए एरोमेटिक शब्द का प्रयोग किया। तो यही बात यहाँ पर बताया गया है कि एरोमेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केकुले ने विशिष्ट सुगंध युक्त यौगिकों के लिए किया था। अब इस शब्द का केवल ऐतिहासिक महत्व है। केवल बहुत से एरोमेटिक यौगिक सुगंध रहित, क्योंकि बहुत से ऐसे यौगिक मिले जिसमें सुगंध नहीं था, तो यह यौगिक अब केवल ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन प्रचलन में आ जाने के कारण हम एरोमेटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब एरोमेटिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें एरोमेटिकता के गुण होता है। अब एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक आप देखेंगे कक्षा उसमें IUPAC बंटवारा में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। एक एलिफेटिक यौगिक ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा बंद श्रृंखला का यौगिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड। फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, समचक्री यौगिक और विषम चक्री यौगिक। तो समचक्री यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। तो मैंने आपको कार्बनिक यौगिक के बंटवारा में भी ये बात बताया है। एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? ऐसा कार्बनिक यौगिक जो एरोमेटिकता के नियम का पालन करता है, ऐसा कार्बनिक यौगिक जो एरोमेटिकता के नियम का पालन करता है एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। ऐसा कार्बनिक यौगिक जो एरोमेटिकता के नियम का पालन करता है एरोमेटिक यौगिक कहलाता है, मैंने आपको पढ़ाया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है एरोमेटिकता किसे कहते हैं? तो एरोमेटिकता के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है कार्बनिक अभिक्रिया के बंटवारा में। चलिए आज हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि एरोमेटिकता गुण किसे कहते हैं। तो एरोमेटिकता शब्द जो है क्या है, एरोमेटिकता के लिए जान लीजिए। एरोमेटिकता वह गुण है जो एरोमेटिक यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। एरोमेटिकता वह गुण है जो एरोमेटिक यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। एरोमेटिक यौगिक का कुछ नियम निम्नलिखित है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बंटवारा चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी मैंने आपको इन सब बातों को बताया था, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, पहला एरोमेटिकता का पहला नियम है कि अणु को चक्री तथा समतली होना चाहिए। पहला नियम है अणु को क्या होना चाहिए, चक्री और समतली। तो चक्री के लिए तो हम देख लेते हैं, लेकिन समतली के लिए कैसे हम जानते हैं कि समतल है? तो जो चक्री कार्बनिक यौगिक हमें प्राप्त होता है, समचक्री कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, उसमें हर एक कार्बन पर sp2 संकरण होना चाहिए। अगर हर एक कार्बन पर अर्थात हर एक परमाणु पर sp2 संकरण यदि पाया जाएगा
तो वह समतली होगा, क्योंकि sp2 संकरण की संरचना त्रिकोणीय समतली होता है तो यौगिक भी समतल हो जाएगा। ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, तो आप समझ जाइए एरोमेटिकता नियम किसे कहते हैं। तो पहला नियम है अणु को चक्री तथा समतली होना चाहिए, चक्र में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहना चाहिए। दूसरा नियम है चक्र में जो चक्री यौगिक हमें प्राप्त होगा उसमें पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहना चाहिए। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है मैंने आपको पढ़ाया है, संयोजकता के चैप्टर में भी पढ़ाया है, क्रियाविधि के चैप्टर में भी पढ़ाया है। पाई इलेक्ट्रॉन कब घूमता है? पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है, हमने आपको रेजोनेंस पढ़ाया। तो पाई इलेक्ट्रॉन कब घूमता है? जब पाई एकल बंध पाई माने युग्म बंध एकल बंध युग्म बंध एकांतर रूप से पाया जाता है, या युग्म बंध एकल बंध लोन पेयर पाया जाता है, या युग्म बंध एकल बंध पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, या युग्म बंध एकल बंध नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, या युग्म बंध एकल बंध विषम इलेक्ट्रॉन अणु विषम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तब पाई इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कब घूमता है? पाई इलेक्ट्रॉन घूमने के कुल 5 कारण हैं, अनुनाद में मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैंने आपको 5 कारण फिर से सुना दिया यहाँ पर कि पाई युग्म बंध एकल बंध युग्म बंध पहला कारण, दूसरा युग्म बंध एकल बंध लोन पेयर दूसरा कारण, तीसरा कारण युग्म बंध एकल बंध पॉजिटिव चार्ज, चौथा कारण युग्म बंध एकल बंध निगेटिव चार्ज, पांचवा कारण युग्म बंध एकल बंध विषम इलेक्ट्रॉन परमाणु होता है। तो अगर ये सभी कंडीशन होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अर्थात ये सभी कारण अगर यौगिक में मौजूद है कार्बनिक यौगिक में तो पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और एरोमेटिकता के दूसरा नियम कहता है, एरोमेटिकता का दूसरा नियम कहता है कि चक्र में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहना चाहिए। अब एरोमेटिकता का तीसरा नियम कहता है, एरोमेटिकता का तीसरा नियम कहता है यौगिक को हकेल नियम का पालन करना चाहिए। तो यौगिक को हकेल नियम का पालन करना चाहिए, तो ये हकेल नियम क्या है मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, बंटवारा के समय पढ़ाया था, फिर भी यहाँ हम दोहरा देंगे। लेकिन ये जान लीजिए यौगिक को हकेल के नियम का पालन करना चाहिए। अर्थात ये मैंने आपको एरोमेटिकता के 3 नियम बताए। कौन कौन? अणु को चक्री तथा समतली होना चाहिए, चक्र में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहना चाहिए, और यौगिक को हकेल नियम का पालन करना चाहिए। यह तीनों नियम एक साथ जो यौगिक पालन करता है, यह तीनों एरोमेटिकता के तीनों नियम का पालन, एरोमेटिकता के तीनों नियम का पालन एक साथ जो यौगिक करता है, जो भी यौगिक एरोमेटिकता के तीनों नियम का पालन करता है एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। एरोमेटिकता के तीनों नियम का पालन कोई भी यौगिक एक साथ करेगा तब वह एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। अब यहाँ पर हकेल नियम क्या है? तो हकेल नियम भी मैं आपको समझा दूं। हकेल नियम अर्थात 4n+2 नियम, हकेल नियम अर्थात 4n+2 नियम। हकेल रूल क्या है? इस नियम के अनुसार वे समतली तथा चक्री यौगिक वे समतली तथा चक्री यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं एरोमेटिक यौगिक होते हैं। जहां n बराबर पूर्णांक होता है, 0 1 2 3 होता है पूर्णांक, लेकिन हम यहाँ पर 0 को छोड़ देंगे, तो n बराबर हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, अर्थात n बराबर रिंग की संख्या, n बराबर चक्र की संख्या। चक्र कभी आधा नहीं होता है, अर्थात इंटीग्रल नंबर ही होगा, पूर्णांक ही होगा, आधा नंबर नहीं होता है, पूरा अंक होता है। इसलिए चक्र को 1 होना चाहिए, 1 चक्र हो या 2 चक्र हो या 3 चक्र हो या 4 चक्र हो। 2.5 चक्र, 3.5 चक्र, 1.5 चक्र नहीं होता है। अर्थात अगर हकेल नियम का आंसर 1.5 आता है, 2.5 आता है, 3.5 आता है, दशमलव में आता है, भिन्नात्मक आता है, तो वह हकेल के नियम का पालन नहीं करेगा। अगर 4n+2 का आंसर पूर्ण अंक में आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो हकेल नियम का पालन होगा। तो ये हमारा था हकेल नियम, हकेल रूल। अब देखिए आगे आपको कुछ एग्जाम्पल हम देके आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर अब देख लीजिए, हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए हमारा कैसा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर आपको फिर से एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है
ये मैंने एक चक्रीय यौगिक आपके सामने रखा। इस चक्रीय यौगिक में कितने कार्बन परमाणु? इस चक्रीय यौगिक में देखिए 1 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु, 4 कार्बन परमाणु, 5 कार्बन परमाणु, 6 कार्बन परमाणु। इस चक्रीय यौगिक में कुल 6 कार्बन परमाणु है और 6 ठो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। देखिए हम यहाँ पर 6 ठो हाइड्रोजन भी लगा दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो हमारे पास ऐसा चक्रीय यौगिक हमने लिया है जिसमें 6 कार्बन परमाणु है और 6 कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और युग्म बंध देखिए यहाँ पर एक युग्म बंध है, फिर एकल बंध है, फिर युग्म बंध है, फिर एकल बंध है, फिर युग्म बंध है, फिर एकल बंध है, फिर युग्म बंध है। अर्थात एकांतर रूप से युग्म बंध और एकल बंध पाया जा रहा है। युग्म बंध के बाद एकल बंध, फिर युग्म बंध, फिर एकल बंध, फिर युग्म बंध, फिर एकल बंध, फिर युग्म बंध। अर्थात एकांतर रूप से युग्म बंध और एकल बंध पाया जा रहा है। अर्थात देखने में कैसा है यौगिक? चक्रीय है। अर्थात देखने में यौगिक कैसा है? चक्रीय है और समतली भी है। समतली क्यों है? देखिए समतली क्यों है? तो यौगिक देखने में चक्र में लग रहा है, उसके दोनों सिरे जुड़े हैं आपस में, अर्थात चक्र में भी है। और समतली क्यों है? तो समतली इसलिए क्योंकि इसमें हर कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण है। आप sp2 संकरण निकाल लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक कार्बन पर निकाल दे रहा हूँ, हर कार्बन पर sp2 होगा। देखिए यहाँ पर एक H जुड़ा है, एक सिग्मा बंध यहाँ है, एक सिग्मा बंध यहाँ है, एक सिग्मा बंध यहाँ, 3 सिग्मा बंध है। तो जिस परमाणु के पास 3 सिग्मा बंध होते हैं उस परमाणु पर sp2 संकरण होता है। तो यहाँ हर एक कार्बन पर 3 सिग्मा बंध उपस्थित है, अर्थात हर एक कार्बन पर sp2 संकरण उपस्थित है। इसलिए यौगिक चक्रीय है और समतली है। इसलिए यौगिक क्या है? चक्रीय है और समतली है। और दूसरा नियम है, यौगिक में पाई बंध घूमता रहता है। तो यौगिक देखिए यहाँ इस यौगिक में जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में ये युग्म बंध, एकल बंध, युग्म बंध पाए जाने के कारण अनुनाद का पहला कारण मौजूद है। युग्म बंध, एकल बंध, युग्म बंध, एक अनुनाद का कारण मौजूद है, अर्थात यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब तीसरा हकल नियम का पालन। तो यह यौगिक हकल जो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, यह एग्जाम्पल हकल नियम का पालन भी कर रहा है। कैसे? अब आप देखिए यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई देखो पाई इलेक्ट्रॉन बराबर। अब इस यौगिक में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? देखिए एक पाई बंध यहाँ है, एक पाई बंध यहाँ है, एक पाई बंध यहाँ है, 3 पाई बंध है। एक पाई बंध बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। एक पाई बंध बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो एक पाई बंध यहाँ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, एक पाई बंध यहाँ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, एक पाई बंध यहाँ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ। तो एक पाई बंध 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो कुल मिला के कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। अर्थात दिए गए यौगिक में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि 3 युग्म बंध है तो एक युग्म बंध में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, 3 युग्म बंध है तो 6, 3 दूना 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब यहाँ आंसर क्या आएगा? 4n+2 बराबर 6। तो 4n बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 4। 4n = 4, n = 4/4, तो 1 आएगा। अर्थात यौगिक क्या है? अर्थात दिया गया यौगिक, तो हमारे पास दिया गया यौगिक एरोमेटिकता का पहला नियम, एरोमेटिकता का दूसरा नियम, एरोमेटिकता का तीसरा नियम। तो दिया गया यौगिक एरोमेटिकता के तीनों नियम का पालन कर रहा है। यहाँ n बराबर 1 संख्या आई, पूर्ण संख्या में आया, पूर्णांक है। अर्थात दिया गया यौगिक एरोमेटिकता के तीनों नियम का पालन कर रहा है। अर्थात यौगिक क्या है? एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक यौगिक, ये जो मैंने आपको पढ़ाया एरोमेटिकता नियम पढ़ाया, यह एरोमेटिकता नियम हमने आपको पीछे वर्गीकरण जब पढ़ा रहे थे कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नाम तंत्र, तो वहां पर भी आया था एक हेडिंग एरोमेटिक यौगिक। तो वहां पर भी मैंने एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, एरोमेटिकता नियम किसे कहते हैं, आपको बोर्ड पर अच्छे से समझाया और पढ़ाया था। यहाँ पर मैंने आपको एक बार फिर से दोहरा दिया। तो एक एग्जाम्पल लेके दोहरा दिया, बाकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और दे रहा हूँ और इसका फोटो खींच के भी भेज दे रहा हूँ। देखो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। तो यह भी क्या है? यह भी पहले नियम का पालन कर रहा है। यौगिक चक्रीय है, यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हकल नियम का पालन कर रहा है। तो
तो यह भी एरोमेटिक क्या है, यह भी दिया, दूसरा एग्जाम्पल भी एरोमेटिक यौगिक है। आप देख लीजिए ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल भी क्या है, एरोमेटिक है। अभी फोटो भी भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यौगिक तो पहले नियम का पालन कर रहा है, यौगिक तो पहले नियम का पालन कर रहा है, यौगिक चक्रीय है। दूसरा, यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तीसरा, यौगिक हकेल नियम का पालन कर रहा है। अर्थात देखिए यहाँ पर यौगिक में, ये देखिए ये जो एग्जाम्पल तीसरा है, इसमें क्या यौगिक चक्रीय है, यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है, यौगिक के हकल नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो यौगिक हकल नियम का पालन नहीं कर रहा है, कैसे, देखिए यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर, इसमें कई पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बंद एक पाई बंद, कुल कितना पाई बंद है, 2 पाई बंद है। एक पाई बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बंद में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 4n पर पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। 4n+2 इज इक्वल टू 4, 4n इज इक्वल टू, तो यहाँ 2 जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया, बचेगा 2, तो 4n बराबर 2, n बराबर करेंगे तो क्या होगा, ये 4 इधर जाएगा तो 2/4 हो जाएगा। तो n बराबर 2/4, 2/4 बराबर 1/2, 1/2 माने 10.5, 10.5 माने ये भिन्नात्मक अंक आ गया। n बराबर क्या आ गया, n बराबर आपका पूर्ण अंक नहीं आया, तो n बराबर क्या आ गया, भिन्नात्मक अंक आ गया। तो जब n बराबर, n क्या है, रिंग की संख्या, यहाँ n क्या है, यहाँ n क्या है, रिंग है, रिंग की संख्या है। तो n बराबर क्या है, रिंग की संख्या। तो रिंग की संख्या यहाँ आधा बता रहा है, तो कभी रिंग आधा तो होता नहीं, रिंग हमेशा पूरा होता है, इसलिए यह हकल के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अर्थात दिया गया यह तीसरा एग्जाम्पल, यह दिया गया तीसरा एग्जाम्पल एरोमेटिक यौगिक नहीं है। अब दिया गया ये जो तीसरा एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया यहाँ पे, एरोमेटिक यौगिक दिया गया एग्जाम्पल तो चक्री है, यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन यौगिक जो है हकल नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो यौगिक एरोमेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि हकल नियम का पालन नहीं कर रहा है। 2 नियम का पालन कर रहा है लेकिन तीसरे नियम का पालन नहीं कर रहा है। जबकि हमारे पास एरोमेटिकता का नियम है। एरोमेटिकता का क्या है, एरोमेटिकता का नियम है कि यौगिक जो है एरोमेटिकता के तीनों नियम का जो पालन करते हैं वही यौगिक एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार फिर से पढ़ा दिया। तो हमारे पास एरोमेटिक यौगिक का परिभाषा हो गया, एरोमेटिकता नियम किसे कहते हैं वो पढ़ा दिया। अब एरोमेटिक यौगिक का प्रकार हम आपको अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। एरोमेटिक प्रकार, एरोमेटिक यौगिक का जो है प्रकार क्या है, तो एरोमेटिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, इन प्रकार के बारे में हम आपको आगे कल के वीडियो में आपको समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।